तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास देखा था रेजोनेंस इन एन रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए एलसीआर सर्किट। आज के क्लास में हम बात करेंगे पावर के बारे में, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन ए एसी सर्किट। ठीक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, अच्छे से समझना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं डीसी के बारे में बात करूं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में पावर हमारा कितना होता था फॉर डीसी, डीसी हमारा पावर कितना होता था, V इंटू आई होता था या नहीं होता था पावर का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें, किसके करंट, कौन से करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें, यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे V और I चेंज नहीं हो रहे, मतलब उनमें फेज डिफरेंस नहीं हो रहा। अगर आप इंडक्टिव करंट में, इंडक्टिव सर्किट में जाओ तो वहां पे करंट लीड करता है, अगर कैपेसिटिव सर्किट में जाओ तो करंट लैग करता है। उल्टा बोला क्या? हाँ उल्टा बोला। तो यहां पे कोई दोनों इन या ये बताने का मतलब क्या है कि एसी सर्किट में कोई भी जो भी चीजें, ये वोल्टेज और करंट है, ईएमएफ और करंट है, वो सेम फेज में नहीं चलता है ना। तो अगर सेम फेज में नहीं चलता तो हमें यहां पे क्या निकालना होगा, हमें यहां पे पी एवरेज निकालना पड़ेगा, पावर का एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए भी मुझे पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा। तो सपोज मैं मानता हूं, लेट मैं जो ईएमएफ दे रहा हूं वो मैं मान लेता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट में इसको सप्लाई कर रहा हूं आई मैं मान लेता हूं कि यह है आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, अब यहां पे बोलोगे सर -5 क्यों किया, क्योंकि एज बिकॉज हम एसी के बारे में बात कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस होता ही होता है कोई भी सर्किट में। ठीक है, तो यहां पे क्या कंडीशन है कि जो ईएमएफ है या जो वोल्टेज है वो करंट को लीड कर रहा है बाय एंगल 5, या फिर ऐसे बोल सकते हो करंट ईएमएफ से पीछे चल रहा है बाय एंगल 5। ठीक है, मैंने ये सपोज किया, लेट। अब मेरा इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू E इंटू आई, ये होगा। और अब अगर देखें ये कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, ये होगा। इसको अगर थोड़ा सजा के लिखे, ई नॉट आई नॉट इंटू कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5, ये आएगा या नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, अंदर में एक 2 मल्टीप्लाई करता हूं और बाहर 2 डिवाइड करता हूं। ठीक है, अब क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पे सॉल्व करने के लिए 2 मैंने मल्टीप्लाई किया और बाहर मैंने एक 2 डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहां पे पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अगर पुट करें तो कितना आएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कितना है ओमेगा टी माइनस ये वाला ओमेगा टी +5, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5, ये आएगा या नहीं आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मुझे कितना देगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी -5 देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा।
अब ये हमारा क्या है, मैं P इंस्टेंटेनियस पावर इतना है। अब अगर मैं एवरेज पावर निकालने जाऊं, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में हम हमेशा एवरेज निकालते हैं, है ना, क्योंकि साइकिल चेंज एज बिकॉज होता रहता है, साइनोसाइडली चेंज होता रहता है, इसीलिए हम उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो P एवरेज फॉर ए साइकिल, P एवरेज फॉर ए कंप्लीट साइकिल मेरा कितना हो जाएगा? कंप्लीट साइकिल के लिए P एवरेज मेरा कितना होगा? अब देखो यहां पे अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये वाला पार्ट cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 जीरो हो जाएगा। cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अब देखो ये जो cos है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? टी पे। और हमें पता है फॉर ए कंप्लीट साइकिल, चाहे आप करंट लो, एवरेज कोई भी निकालो, कुछ भी निकालो, करंट निकालो, ईएमएफ निकालो या पावर निकालो, करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एज cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 डिपेंड्स ऑन टी, इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो देयरफॉर मेरा P एवरेज कितना आ गया? P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू cos 5। आएगा या नहीं आएगा? अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? E नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 cos 5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और अगर या थोड़े प्रीवियस क्लासेस के बारे में याद करो, E नॉट बाय √2 क्या होता था? ERMS होता था। ERMS होता था या नहीं होता था? ERMS इंटू IRMS इंटू cos 5। तो हमारा P एवरेज या एवरेज पावर फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट या AC सर्किट कितना हो गया? ERMS इंटू IRMS cos 5। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसी में ही और आगे चलेंगे। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। क्या स्पेशल केसेस? देखो स्पेशल केसेस। अब हमें क्या पता चल गया? P एवरेज इक्वल टू कितना है? ERMS इंटू IRMS इंटू cos 5, यह पता चल गया। और अगर आप LCR सर्किट में थोड़ा जाओ, सीरीज LCR सर्किट जहां पे हम पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने बोला था एक इंपेडेंस ट्राइंगल करके कुछ होता है या नहीं? अगर याद हो, एक इंपेडेंस ट्राइंगल मैंने बताया था, ये आपका फाई होता है, ये आपका R होता है, ये आपका XL माइनस XC होता है, और ये ये आपका Z होता है। इंपेडेंस होता है या नहीं होता? और यहां पे अगर मैं cos पुट करूं तो cos 5 मेरा कितना होता है? cos 5 मेरा कितना हो गया? बेस अपन हाइपोटेनस R बाई Z होता है या नहीं होता? तो क्या मैं P एवरेज को ऐसे भी लिख सकता हूं? ERMS इंटू IRMS इंटू R बाई Z, यह भी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो यह भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया P एवरेज का। आया? ये स्पेशल केस नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा था। अब आएंगे स्पेशल केस पे। पहला स्पेशल केस, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए P एवरेज मेरा कितना होगा? अब देखो कैसे याद रखें। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमें पता है करंट और ईएमएफ या वोल्टेज जो भी है, या आप बोल सकते हो ईएमएफ, दोनों सेम फेज में चलते हैं या एक साथ चलते हैं, याद है? तो यहां पे मेरा उनके बीच का, अगर करंट और ईएमएफ ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहां पे फाई मेरा कितना हो गया? 0। तो cos 5 मेरा कितना हो जाएगा? तो cos 0 मेरा कितना होगा? cos 0 1 होता है,
तो देयरफॉर पी एवरेज मेरा कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा या नहीं होगा। और अगर हम इसको और थोड़ा सजा के लिखें, आई इक्वल टू कितना होता है, बी बाय आर, या फिर बोल सकते हो आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस बाय आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर मैं यहां पे आई आर एम एस की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दूं तो कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू ई आर एम एस बाय आर विच इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर बाय आर। ये भी एक फॉर्मूला है। तो फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट पी एवरेज मेरा कितना होगा, ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब आते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट पे। प्योर इंडक्टिव सर्किट, चलो अब प्योर इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है ना। कुछ ऐसा होता है, अगर ग्राफ याद हो, यह आई का था और ये वी का था, या ई एल जो भी बोलो, लीड करता है बाय 90 डिग्री फॉर इंडक्टिव सर्किट। तो फाइ मेरा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 होगा या नहीं होगा। तो कॉस फाइ मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो पी एवरेज मेरा कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट पी एवरेज मेरा कितना होता है, 0। अब बोलोगे सर प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर का एवरेज 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो भी करंट या चार्ज जाता है वो तुरंत के तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या फिर आगे के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा एलसी ऑसिलेशन, ये चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें है, उसका एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे पावर पी एवरेज फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट मेरा कितना हो गया, 0। अब आते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट पे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी फाइ मेरा कितना हो जाएगा। कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या होता था, करंट आगे चलता था और ईएमएफ पीछे, है ना। तो मतलब एंगल मेरा कितना हो गया, -π/2 होगा या नहीं होगा। तो कॉस -π/2 कितना होगा, वही 0 होगा या नहीं होगा। तो पी एवरेज मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर एवरेज हमारा कितना होता है, हमारा 0 होता है। समझ आया या नहीं आया। चलो अब एलसीआर सर्किट के लिए पावर कितना होगा, फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। चलो अब देखते हैं फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, चौथा फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा, पी एवरेज जितना उनके बीच में क्या होगा, फेज एंगल होगा या फेज डिफरेंस होगा, वही यहां पे डाल के वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए यही सेम कंडीशन है, क्या पी एवरेज मेरा कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइ। अब उसमें एलसीआर सर्किट में हमने पढ़ा था रेजोनेंस कंडीशन, तो फॉर रेजोनेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता था, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये हो जाता था, होता था या नहीं होता था। तो अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो वो क्या हो गया, वो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो पी एवरेज कितना हो जाएगा, वही ई आर एम एस स्क्वायर बाय आर, ई आर एम एस का स्क्वायर बाय आर। तो फॉर क्या रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट पी एवरेज मेरा कितना हो जाएगा, ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर।
ये पूरा कहानी था आपका पावर इन एसी सर्किट। अब इसमें और भी बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है या समझना है वो है पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर? यहां पे देखो पी एवरेज हमें कितना मिला, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये जो कॉस फाई है ना, कॉस फाई, इसी को ही बोला जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई, और कॉस फाई इक्वल टू कितना होता है? कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड या फिर आर बाय रूट ओवर ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर उसको और भी लिख सकते हो आर बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसी को, ये जो कॉस फाई है ना, इसी को ही बोला जाता है पावर फैक्टर। तो ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि पावर फैक्टर ऑफ ए एलसीआर सर्किट या पावर फैक्टर इज दिस मच, तो इसका मतलब वो आपको डायरेक्ट का डायरेक्ट कॉस फाई का ही वैल्यू दे दिया है। ठीक है, ये हो गया पावर फैक्टर क्या होता है। अब आते हैं दूसरा जो छोटा सा टॉपिक है, वो है वॉटलेस करंट। अब बोलोगे सर ये वॉटलेस करंट क्या है? देखो, जिस करंट में वॉट ना हो या वोल्टेज ना हो, वॉट क्या होता है? मेजर ऑफ पावर ना, वोल्टेज को हम इस्तेमाल करते हैं पावर को मेजर करने के लिए। तो जिस करंट में हमारा वोल्टेज ना हो उसको हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। अब बोलोगे सर आप पागल वागल हो गए हो, अगर करंट है तो उसमें वोल्टेज तो होगा ही होगा, एनर्जी तो होगा ही होगा, या फिर जो पावर वो तो होगा ही होगा। नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में वैसा नहीं होता। अगर आप ध्यान दो, इंडक्टिव करंट या बोल सकते इंडक्टिव सर्किट या फिर कैपेसिटिव सर्किट, ये दोनों सर्किट में हमने क्या देखा? इंडक्टिव में क्या देखा? इंडक्टिव में हमने देखा कि वोल्ट करंट आगे चल रहा है, ये करंट है और ये ईएमएफ है। और कैपेसिटिव में हमने क्या देखा कि ये करंट है और ये ईएमएफ है, और इनके बीच का एंगल कितना है? पाई बाय 2, पाई बाय 2। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो रेलगाड़ी, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन, मान लो आप ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है, एक जन पहले वाले बॉगी में बैठा हुआ है और दूसरे जन लास्ट वाले बॉगी में बैठा हुआ है, ठीक है, और ट्रेन ने टर्न मारा। टर्निंग होता है, ट्रेन तो सीधा सीधा नहीं जाता, कभी कभी टर्न भी लेता है। तो जब टर्न लेता है, पहले बॉगी में जो बैठा होगा वो पहले घूमेगा और लास्ट बॉगी में जो बैठा होगा वो बाद में घूमेगा। इससे क्या होगा, जो पहला वाला जब घूम रहा होगा वो जब पीछे देखेगा उसे क्या दिखेगा कि उसका दोस्त सीधा आ रहा है, और जो पीछे बैठा होगा वो जब पहले वाले को देखेगा उसे क्या लगेगा कि सामने वाला दोस्त वो टर्न हो रहा है तो मैं तो सीधा जा रहा हूं। ऐसा होता है या नहीं होता? तो ये वही चीज यहां पे है, यहां पे करंट आगे आगे जा रहा है। अब देखो पावर पी एवरेज मेरा क्या है? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे करंट और पावर, करंट और ईएमएफ एक साथ होता तभी हम बोल सकते थे उसमें पावर है। और हमने अभी देखा पी एवरेज फॉर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है? 0 होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब करंट यहां पे आगे आगे चल रहा हो ना, ऐसा नहीं है करंट नहीं है, करंट मौजूद है, लेकिन उस करंट की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा, और इसीलिए उस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट कब होता है? फॉर प्योर इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट, ये उसके एग्जांपल्स हैं। और भी कई जगह होते, सॉरी रेजिस्टिव नहीं, कैपेसिटिव, और भी इसके बहुत सारे जगह हैं जहां पे आपको वॉटलेस करंट देखने को मिलेगा। तो वॉटलेस करंट बेसिकली क्या है? वो करंट जहां पे आपको पावर नहीं मिलेगा, या बोल सकते हो आपको एक्चुअल पावर नहीं मिलेगा या फिर वर्चुअल पावर मिलेगा। मतलब करंट तो होगा लेकिन ईएमएफ नहीं होगा, और ये हमें यहां पे दिख भी रहा है। समझ आया या नहीं आया? तो इसको 2 लाइनों में लिख लो, क्या होता है वॉटलेस करंट।
चलो इसको नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पावर के रिलेटेड तो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दो तो हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। चलो यहां पे सोल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं ये गिवन क्या क्या है। यहाँ पे बोला है रेटिंग, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, आपके घर में कुछ भी हो, उसमें कुछ रेटिंग लिखे रहते हैं, 110 या 220 वोल्ट, 5 वाट, 25 वाट। अगर कोई बल्ब खरीदने जाते हो दुकान में, बोलते हो मतलब 9 वाट का एक एलईडी बल्ब दो, तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली मैथमेटिकली या फिर साइंस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज लिखा रहता है ना, ये वोल्टेज आपका होता है पी एवरेज, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे पी एवरेज हमें कितना गिवन है 100 वाट, और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई मुझे कितना गिवन है 220 वोल्ट। तो जब भी आपको बल्ब में जो भी रेटिंग लिखा होता है ना, 220, 110, कुछ भी वोल्ट लिखा हो, वो हमेशा आपका आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू नहीं होता, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे वी आरएमएस या ई आरएमएस मुझे कितना गिवन है 220 वोल्ट। और यहां पे पूछा क्या है, पहला चीज पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या हो जाएगा बिट 1 में, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू पी एवरेज इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं अभी, V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय या ई आर एम एस का स्क्वायर बाय R, ये एक फॉर्मूला बताया था अभी कुछ देर पहले। तो R मेरा कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर बाय पी एवरेज। तो ये कितना हो गया 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया कितना 22 इंटू 22, दैट इज इक्वल टू कितना 484 ओम। तो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिट 2 में क्या बोला है, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। अब देखो यहां पे वोल्टेज कितना या ईआरएमएस कितना गिवन है 220, पीक वोल्टेज गिवन नहीं है। तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, पीक वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से होता है ना। और हमें पता है ई आरएमएस इक्वल टू कितना होता है, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाय √2। तो ई नॉट मेरा कितना हो जाएगा √2 इंटू ई आरएमएस। तो कितना हो जाएगा √2 इंटू ई आरएमएस कितना है 220 वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू कितना 220 √2 वोल्टेज, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बिट 3 में क्या बोला है, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, आई आरएमएस के इक्वल टू कितना होता है, आई आरएमएस इक्वल टू कितना हो जाएगा पी एवरेज डिवाइडेड बाय कितना वी आरएमएस, होगा या नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा पी एवरेज मेरा 100 डिवाइडेड बाय वी आरएमएस या ई आरएमएस 220। तो ये हो जाएगा 10/22, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.45 एम्पियर, ये हमारा रिक्वायर्ड। एग्जाम में आपको इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे कोई मतलब हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपको फॉर्मूला दिमाग में रहना है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है और किसके साथ कौन रिलेटेड है वो रिलेट करके फॉर्मूला डालना है और आंसर निकालना है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखो। चीजें समझना है और फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वैल्यूज डालना है, सॉल्व करना है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, A capacitor and a resistor are connected in series with an AC source if the potential difference across C and R are 120 volt and 90 volt respectively, and if the RMS current in the circuit is 3 ampere। करंट कितना हो गया IRMS हो गया 3 एम्पियर। अब मुझे C के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट और R के अक्रॉस कितना है 90 वोल्ट। अगर आप RC सर्किट, जब मैं RC सर्किट लास्ट
क्लास में जब मैं अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आरसी सर्किट बता रहा था, ई आरएमएस या ई आरएमएस का मैंने जिक्र किया था। आरएमएस कैसे निकालेंगे? वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसा निकाल रहे थे। तो वी आर मेरा कितना है? 120 का स्क्वायर मतलब 240 2400 प्लस 99 81 8100। कुछ गलत किया क्या? 12 12 144 ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। हाँ, इसका रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 5 8 4 12 2 1 225 00 का रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150 वोल्ट। ये आपका ई आरएमएस मिल गया। अब हमें पूछा क्या है? आई आरएमएस पता है, ई आरएमएस पता है, इंपेडेंस पूछा है। तो इंपेडेंस इक्वल टू बिट 1 में इंपेडेंस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंपेडेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ई आरएमएस बाय आई आरएमएस होगा ना, V बाय आई। तो क्या हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 50 ओम। ये हो गया आपका इंपेडेंस। दूसरा क्या हो गया? पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर के लिए क्या बोला था? cos फाई। cos फाई इक्वल टू क्या होता है? R बाय जेड। R इक्वल टू कितना है? हाँ देखो, cos फाई मेरा कितना हो जाएगा? पावर फैक्टर 90 बाय ई आरएमएस, टोटल आरएमएस वैल्यू। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 90 वोल्ट डिवाइडेड बाय, मैं अगर आरएमएस वैल्यू कर दूं तो मुझे cos फाई मिल जाएगा। cos फाई मेरा बेसिकली होता क्या है? इंपेडेंस ट्रायंगल याद करो। ये हो गया R, ये हो गया Z। तो अगर मैं वोल्टेज सब में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इधर आ जाएगा क्या? वी आर आर, और इधर क्या आ जाएगा? V टोटल, या आप बोल सकते हो टोटल सर्किट के लिए जो ईएमएफ है, ईएमएफ ई, तो कितना हो जाएगा? वी आर बाय ई आरएमएस। तो ये मुझे कितना मिल गया? 90 बाय ई आरएमएस कितना है? 150। 0 0 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 3 बाय 5। तो आपका cos फाई आपको कितना मिल गया? 3 बाय 5, या फिर बोल सकते हो और कुछ कट सकता है, छोड़ो, 3 बाय 5। तो ये आपका क्या हो गया? पावर फैक्टर हो गया। समझ आया या नहीं आया? तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर आप सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखो, क्या हो रहा है उसको समझो, तो आराम से हर कोई एमसीक्यू कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे एलसी ऑसिलेशन की। ये थोड़ा इसका हालांकि डिटेल में नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके सिलेबस में है। और एलसी ऑसिलेशन बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास उसे पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या फिर देखते हैं ट्रांसफॉर्मर भी लगे हाथ खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का क्लास पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई दिक्कत होता है वो भी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।